आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित कहानीकार डॉक्टर पूनम सिंह की लिखी हुई कहानी भंवर। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मेल चाइल्ड? नो, इट्स फीमेल। सास ने जानना चाहा था तो फैमिली डॉक्टर भारती भारद्वाज ने बहुत ही सहजता से कह दिया था। साथ ही ये भी संभावना व्यक्त की थी कि जुड़वा बेटियां हैं। ओ नो, दो लक्ष्मियों को मैं कहाँ स्थापित करूंगी डॉक्टर? मुझे गणेश कार्तिक की पूजा करनी है। लक्ष्मी में प्राण प्रतिष्ठा आप ना कराएं प्लीज़। डॉक्टर भारती भारद्वाज अपनी स्कूली क्लासमेट गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल उमा तिवारी के इस लक्षणा व्यंजना वाली भाषा पर खिलखिला पड़ी। उन्होंने भी परिहास के स्वर में उत्तर दिया, बिना लक्ष्मी के गणेश की पूजा नहीं होती है प्रिंसिपल साहिबा, जानती हैं ना आप। फिर थोड़ी गंभीर होते हुए बोली, ये पहला प्रेगनेंसी है उमा, इसे छेड़छाड़ करना उचित नहीं। 2 शिशुओं के कारण केस भी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। दूसरी बात यह भी है कि इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो तुम्हारे बेटे का दायित्व है। तुम क्यों परेशान हो रही हो बेकार में? मेरा बेटा क्या मुझसे अलग है भारती? जब बेटियों के लिए वर्ड ढूंढने में उसकी जूते की तल्ली घिसेगी तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? आश्चर्य हो रहा है, गर्ल्स स्कूल की इतनी रेप्यूटेटेड प्रिंसिपल, महिला उत्थान के लिए इतने सामाजिक कार्य करने वाली तुम जैसी प्रबुद्ध महिला भी क्या लड़की के जन्म को लेकर ऐसी बातें सोच सकती है? मुझे गलत मत समझो भारती, लेकिन सामाजिक विडंबना तो यही है। बिना एड़ी रगड़े पगड़ी उतारे हमारे समाज में बेटियों का ब्याह क्या संभव है? 3 बेटियों को ब्याहते मैंने जो झेला है वो तुम भी जानती हो। तुम ही बताओ, आज शादी ब्याह में संबंध अर्थात समान बंधन, कुल खानदान की बातें कोई अहमियत रखती हैं क्या? हम वर के लिए सीधे बाजार जाते हैं, मीना बाजार, सुपर बाजार या गुदड़ी हाट। क्या मैं गलत कह रही हूँ? डॉक्टर भारती सखी की बातों पर हंस पड़ी। अच्छा कहा तुमने, सुपर बाजार या गुदड़ी हाट, बात तो ठीक है, लेकिन हम जैसी पढ़ी लिखी महिलाओं को बेटे बेटी के फ़र्क को इस तरह डिफ़ाइन करना या जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। फिर ये पहला प्रेगनेंसी है, एक बार बेटे से भी राय ले लो माँ। बच्चे मुझे क्या राय देंगे? आज जब मेडिकल साइंस ने इतनी सुविधाएं दी हैं तो अनवांटेड बॉदरेशन लेना बेवकूफ़ी नहीं है क्या? ये तुम क्या अनर्थ बक रही हो माँ? अल्ट्रासाउंड अनवांटेड बॉदरेशन को ख़त्म करने के लिए नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो ये वैधानिक जुर्म है। खूब जानती हूँ, लेकिन शहर के अधिकांश नर्सिंग होम के बाहर मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है 299 रुपये में सुरक्षित गर्भपात। ऐसे साइन बोर्ड का क्या अर्थ है डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर भारती भारद्वाज कुछ कहती तभी बगल के ड्रेसिंग रूम से साड़ी पहनकर विभा उस कमरे में प्रवेश कर चुकी थी और दोनों के असमंजस भरे चेहरे को देखकर आशंकित हो गई थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उसके चेहरे की निरीहता को देखकर डॉक्टर भारती ने हंसते हुए कहा, बी चेयरफुल विभा, तुम एक साथ ट्विन बेबीज़ की माँ बनने वाली हो। अपनी सेहत का ख्याल रखना और बराबर चेकअप कराती रहना, ओके? अच्छा उमा, हम फिर मिलते हैं। डोंट वरी एंड टेक केयर ऑफ हर। डॉक्टर दूसरी पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए घंटी बजा चुकी थी। विवश होकर उमा तिवारी को उठना पड़ा, लेकिन डॉक्टर भारती की अवमानना से मन बहुत खिन्न था। उस दिन के बाद से अचानक घर का तापमान बहुत बढ़ गया था। कुछ नहीं जानते हुए भी विभा बहुत कुछ समझ गई थी और मन ही मन बहुत भयभीत थी। वो सहमी सिकुड़ी सी घर का सारा कामकाज करती रहती, लेकिन सासू माँ का पारा चढ़ा ही रहता। सुबह अगर किसी दिन उसे उठने में थोड़ा भी विलम्ब हो जाता तो घर का सारा परिदृश्य ही बदला नजर आता। रसोई में सासू माँ कठोर मुद्रा में युद्ध स्तर पर काम करती दिखती। कलछुल, छुलनी, बेलन, चिमटा सब उनके आक्रामक तेवर का आभास देते। विभा डरते डरते रसोई में पैर रखती। हटिए माँ जी, मैं कर लूँगी, रात को ठीक से नींद नहीं आई इसलिए। उसकी बात बीच में काट कर ऊंची आवाज़ में कहती, काहिल नहीं हूँ मैं, जब तक देह है 2 रोटी के लिए मोहताज नहीं रहूँगी किसी पर। जाओ, तुम्हें सुतवास लगा है, जी भर कर सो, मैंने कर लिया है सब कुछ। विभा भीगी बिल्ली की तरह उनके पीछे डोलती रहती, लेकिन वो दिन फिर उसके लिए सहज नहीं हो पाता। सासू माँ का ये रूप विभा के लिए प्रत्याशित नहीं था। वो जब से इस घर में आई है उन्हें इसी रूप में बोलते देखा है।
पहले उसे आश्चर्य होता था कि एक पढ़ी लिखी नौकरी पेशा स्त्री भी क्या इतनी कंजर्वेटिव हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसने जान लिया कि एक स्त्री के मन की ग्रंथियां सामाजिक रूढ़ियों से अधिक जटिल और आक्रामक होती हैं, और उसे लेकर तो सासू माँ के मन में केवल गांठ और ग्रंथियां ही हैं। सास के एक छत्र राज में विभा ने बिना उनकी अनुमति के अनाधिकार प्रवेश किया है। इस दुस्साहस की सजा तो उसे मिलनी ही थी। राजीव नौकरी पर जाते हुए उसे साथ में ले गया। एक चैलेंजिंग टास्क की तरह उसने उससे कहा था, विभा, तुम्हें माँ के साथ रहकर उनका मन जीतना है। हमने उनके अरमानों का खून किया है, प्रायश्चित तो हमें करना ही होगा। लेकिन सासू माँ का मन जीतना एक साम्राज्य जीतने से अधिक कठिन था विभा के लिए। राजीव ने उससे प्रेम विवाह किया था। तिलक दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं। एक छोटी सी अटैची में कुछ साधारण से कपड़े और किताबें लेकर जिस दिन वो इस घर की चौखट पर खड़ी हुई थी, सासू माँ ने कलेजा पीटते हुए कहा था, ये क्या किया तुमने राजीव? मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। जीवन के जलते रेगिस्तान में तू ही तो गुलमोहर का पेड़ था मेरे लिए। आज आंखों के सामने वो भी धू धू कर लहक गया। अब किसके सहारे रेत का ये सफ़र तय करूंगी बेटा? उनका कलेजा पीटना और रोना देखकर राजीव के पीछे खड़ी विभा अपराध भाव से ग्रसित हो गई थी। राजीव माँ को बाहों में भरकर समझा रहा था, विभा तुम्हारे सपनों के अनुरूप है माँ, उसे प्यार से अपना लो। ये साधारण सी नैन नक्श वाली किरानी की बेटी मेरे सपनों के अनुरूप है, जिसके कारण मेरा बेटा बागी हुआ, अपनी मर्जी चलाई, मेरी इच्छा अनिच्छा को नज़रअंदाज किया और कहता है मेरे सपनों के अनुरूप है। आग्नेय नेत्रों से घृणा का ज्वार उड़ेलती वे धम धम पैर पटकती चली गई थीं। एक धधकती अग्निकुंड के समीप खड़ी विभा अपने चारों ओर अरमानों की चिंदियाँ उड़ते देख रही थी। ऐसी विषाक्त मनोभूमि में अपने लिए जगह बनाना और प्रेम का बिरवा उगाना विभा के लिए सचमुच एक चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन राजीव ने कहा था, इसलिए उनका मन जीतने, उन्हें मनाने के लिए भरसक प्रयास करती रही। उनकी उपेक्षा, अपमान और घृणा सहकर भी उसने ये सब कुछ किया, जिसे करते हुए नदी के दो पाट की तरह वो खुद अपने भीतर बटी रहती थी। उन्हें गठिए का दर्द रहता है, स्नान के लिए गर्म पानी चाहिए, उन्हें प्रतिदिन स्कूल जाना है, उनके लिए कपड़े धुले प्रेस किए होने चाहिए, हर दिन उनसे एक तरह का साग पात नहीं खाया जाता, उनकी स्वास्थ्य संरचना तो समझना ही होगा, उनके अतिथियों सगे संबंधियों की लंबी जमात है, आओ भगत में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। अव्यवस्थित घर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, गृहस्थी में सुघड़ता की झलक तो दिखानी ही होगी। विभा हाड़ मांस की एक जीवित मशीन बन गई थी उस घर में। फिर भी सासू माँ का हृदय विभा के लिए कभी भी संवेदनशील नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जीवन की एक रास्ता से विभा का तादात्म्य होता चला गया। राजीव को लेकर भी उसके मन में एक अटूट जड़ता का भाव व्याप्त होने लगा। उसका आना जाना रूटीन वर्क की तरह उसके जीवन का एक अभ्यस्त हिस्सा भर होकर रह गया। जिंदगी जीते हुए उसे यही लगता जैसे वो एक ठहरा हुआ सफ़र तय कर रही है। इस मनःस्थित में पहली बार जब उसकी परती जमीन पर एक बीज अकुराया तो उसे लगा जैसे बसंत की निस्सीम हरितमा उसके भीतर उगाई है। एक सूक्ष्म स्निग्ध पारदर्शी पुलक से उसका तन मन उल्लसित हो उठा। उस दिन राजीव के आते ही उसने बाहों में भरकर उसे पागलों की तरह प्यार किया था। आज मैं बहुत खुश हूँ राजीव, बहुत खुश। तुमने मुझे जीने का एक खूबसूरत बहाना दे दिया। अब ज़िंदगी मेरे लिए अर्थहीन नहीं रही। ये देह एक ढाल है मेरे लिए। बधिक समय के सारे बाण अब इससे टकरा कर लौट जाएंगे। हमारे प्रेम की बगिया में अब क्रौच बद्ध नहीं होगा राजीव। मैं माँ बनने वाली हूँ। सुना तुमने? मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं। राजीव हतप्रभ था। कहीं ये पागल तो? हाँ, मैं खुशी से पागल हो गई हूँ, सचमुच पागल। वो राजीव को अपनी दोनों बाहों में कसकर चूमती रही। इतना कि वो बेसुध हो गया। जाते वक्त उसने माँ से कहा था, एक बार विभा का चेकअप कराकर डॉक्टर से परामर्श ले लेना माँ, मैं अगले महीने आऊँगा। अगले 3 महीने विभा के जीवन के स्वर्णिम काल थे। शायद पोते की संभावनाओं को लेकर सासू माँ के मन में एक कल्पना साकार होने लगी थी। तभी तो उनके भीतर का भूगोल बदलने लगा था। स्कूल जाते वक्त तो हिदायत देकर जाती, समय पर खाना खा लेना, दोपहर को आराम करना, तो विभा की आंखें छलछला आती। उसके एकाकी जीवन में यह अप्रत्याशित प्यार इतना मनोहार कहाँ से छलक आया?
जिंदगी उसे नीम की मीठी निबोरियों सी लगने लगी थी। उसने राजीव को पत्र लिखा, हमने फोर्स टास्क पूरा कर लिया है राजीव। एक सल्तनत जीतने जैसी खुशी और गर्व हो रहा है खुद पर। इन दिनों माँ मुझे तुमसे अधिक प्यार करने लगी हैं। तब उसे कहाँ मालूम था कि उसका भ्रम इस तरह टूटेगा और स्नेहिल धार अचानक सुनामी धार में बदल जाएगी। डॉक्टरी रिपोर्ट में 2 जुड़वा बेटियों की संभावना ने भगीरथ की धार को फिर विपरीत दिशा में मोड़ दिया था। उसकी लहरें बहुत आक्रामक हो गई थीं। विवाह को देखते ही सासू माँ के भीतर वितृष्णा का लावा फूटने लगता। पता नहीं कितने जन्मों का बैर चुकाने आई है चुड़ैल। एक ही बार में कुत्ते बिल्ली की तरह 2-2 बेटियां जनेगी। जीवन भर कोलू का बैल बना पिसता रहेगा मेरा बेटा। पत्थर पड़े ऐसी कोख पर। तिवारी खानदान के सूर्य को राहु बनकर ग्रसने चली आई है भटियारेन। जब से इसने कदम रखा है इस घर में, जाने कैसा मातमी सन्नाटा पसर गया है चारों ओर। हे सोखा बाबा, मैंने कुल देवता की पूजा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर ऐसा दिन क्यों दिखा रहे हो प्रभु? हाय, कैसा पौरा लेकर आई है कुलच्छिनी। हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। विलाप, प्रलाप और शाप का एक क्रम विवाह की जिंदगी में एक नियमित दिनचर्या की तरह घटित होने लगा था। वाणी की लुखाटी से बहू को झुलसाने में उसे अपार तोष मिलता था। वे हर वक्त आग उगलती रहती। विवाह का तन मन फफोलों से भरता जाता। उस क्षण सासू माँ के कलेजे को बहुत ठंडक पहुँचती थी। विवाह का वश चलता तो अजन्मी ही रख लेती अपनी बेटियों को अपनी कोख में, लेकिन वो क्या करे, प्रकृति उसके वश में नहीं। गर्भ में पल रही बेटियां तो 9 महीने बाद इस धरती पर आएंगी ही, तब क्या होगा। पिछले दिनों सासू माँ का ठकुराइन वाला विद्रूप देखकर वो टहल गई थी। उनकी हिंसक बातों का आतंक उसे पल भर भी चैन नहीं लेने दे रहा था। नींद में भी वो गर्जना उसके कानों में गूंजती रहती। आग लगे ऐसी बेशरम ढीठ जवानी में। पहले तो मेरे सीधे साधे बेटे को फांस कर ब्याह रचाया, अब 2-2 बेटियों को एक साथ कलेजे पर बिठाकर मूंग दलना चाहती है हरामखोर। कान खोलकर सुन ले, हमारे खानदान में बेटियों से वंशबेल नहीं लतड़ती। कुल खानदान बेटे से चलता है। अगर बेटा नहीं जनेगी तो आमरण अनशन पर बैठकर बेटे का दूसरा ब्याह रचाऊंगी। नमक डालकर तेरी कोख खंगाल दूंगी, तू देखती रहना। वो भीतर तक हिल गई थी। भय, आतंक, आशंका का एक वजनी पत्थर उसके कलीजे पर बैठ गया था। उसकी चेतना विस्मृति के किसी अंधी सुरंग में भटकने लगी थी। दाई सौरी घर से निकलकर कहती है, बेटी है, रखना है। पुरुष निर्णय देता है, नमक चटाकर या अफीम का घोल पिलाकर ख़त्म कर दे। दाई उल्टे पैर लौट जाती है। प्रसूति गृह में बहू की हाहाकार करती आंखों पर अपनी हथेली रखती हुई कहती है, इस खानदान में स्त्रियां वारिस के लिए बार बार गर्भ धारण करती हैं। बेटियां जनती हैं और अपनी आंखों के सामने उनका कारुणिक अंत देखती हैं। ये कोई पहली अनहोनी घटना नहीं है बहुरानी। ठकुराइन हो, कलेजा मजबूत करो। विवाह की पूरी देह झुरझुरी से भर गई थी। उपन्यास में पढ़े ठाकुर घराने की ये क्रूर वारदात क्या उसके जीवन का भी एक अध्याय बनने वाली है? उसने दोनों हाथों से कसकर अपनी कोख को थाम लिया था। तुम्हारा घर कसाई खाना नहीं हो सकता राजीव, और ना तुम वो ठाकुर, लेकिन तुम्हारी माँ। सासू माँ को लेकर विवाह का मन एक घने कुहासे से भरता जा रहा था। उसे आश्चर्य होता, जो स्त्री घर के भीतर घोर पुरातन और अमानवीय दिखती है, बाहर की दुनिया में वही कुछ और कैसे हो जाती है। उस दिन डॉक्टर आंटी के क्लिनिक में वो किस भाषा में बोल रही थी? बेटियां हैं तो क्या अपना भाग्य लेकर आ रही हैं, अपनी नियति बदलेंगी? क्या ये उनकी अपनी सोच थी? सिटी केबल पर महिला दिवस के आयोजन में नारी सशक्तिकरण पर जोरदार भाषण देती उनकी सासू माँ के आह्वानी स्वर उसकी चेतना को झकझोरने लगे थे। क्रूर पितृसत्तात्मक विधान से टकराने के लिए आज स्त्री को आत्मदाह करने की जगह एकजुट होकर समाजदाह करने की जरूरत है। तभी इस देश के सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन हो सकता है। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजते सभागार में विसंगतियों से भरे इस छद्म चेहरे को विभा आश्चर्य से देख रही थी। ये क्रांतिकारी विचार क्या सचमुच उनके हैं या वे अनुवाद की भाषा बोल रही हैं? विभा घंटों सोचती रहती, ये कैसा मुखौटा है, चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा। क्या ये दोनों चेहरे आपस में टकराते नहीं? इनमें कोई तर्क वितर्क नहीं होता? विभा उनके चरित्र में 2 परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों की ऐसी पराकाष्ठा को देखकर दंग रहती।
सासू माँ के विद्रूप चेहरे के कई कोण ऐसे थे जो उसके अचेतन में बसे कई चेहरों से मेल खाते थे। विभिन्न कोणों में विभक्त वो चेहरा उसके भीतर माँ, चाची, फूआ, मौसी, मामी के एक रूप होते हुए समाज के और भी कई कई चेहरों में एकाकार हो जाता था। उस समय निषेध और वर्जनाओं के कितने स्वर एक साथ उसके कानों में गूंजते लगते। सुना तुमने, सिंधु बाला को फिर बेटी हुई है, छठी बेटी। हे भगवान, गत पर गत खाली बेटी जन्माए जा रही है करमजली। वो क्या करे, घर वाले को हर हाल में एक बेटा चाहिए। हाय बेचारी सिंधु बाला, देखो तो जरा, ऊंट की तरह गर्दन उठाए किस तरह चल रही है बेशर्म। ऊंची एड़ी की सैंडल पहन, छाती पर बमकोले रख ऐसे चलती हैं ये लड़कियां जैसे किला फतेह करने जा रही हों। खीकी खीकी खीकी। जानती हो पाठक जी की विधवा बहू क्या गुल खिला रही है इन दिनों? हाँ हाँ पता है, देवर पर भाभी सवार वाला बहुरूपिये का खेल चल रहा है उनके घर में। देवर पर भाभी सवार? हाँ भाई हाँ, देवर पर भाभी सवार। खी 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 ही ऐसी बातों पर सम्मिलित हंसी का कोरस कितना आह्लादकारी होता है। विभा को अपनी स्मृतियों के गलियारे में आज भी रुक्मणी चाची, अहिल्या फूआ, मंजू मौसी, शीला दी के चटकारे लेकर सामाजिक नैतिकता और विद्रूपता की बखिया उधेड़ती इस तरह की हंसी की अनगूंज सुनाई देती है। और विभा को लगता है सासू माँ की तरह ही ऐसी हंसी का चेहरा भी दोहरा है। ऐसे चेहरों की खुफिया हंसी से न जाने क्यों उसे बहुत डर लगता है। बगनके पहनकर गुदगुदी लगाने वाले इन चेहरों से वो पूछना चाहती है कि ये अपने पक्ष में हैं या विपक्ष में। विवाह के भीतर ये प्रश्न हमेशा ध्वनित होता है, लेकिन गेंद की तरह अपने ही भीतर द्वंद्व की दीवारों से टकराता और लौटता हुआ। वो कभी पूछ नहीं पाती इन चेहरों से कि ऐसी कुरूप और विभत्स हंसी वे क्यों हंसते हैं, किस पर हंसते हैं। उस दिन भी नहीं पूछ पाई थी जिस दिन आदित्य मामू की बेटी नंदिनी के मरने के बाद प्रामाणिक तथ्यों के साथ उसकी मार्मिक कथा का पोस्टमार्टम पूरे मोहल्ले की स्त्रियां कर रही थीं। मैं तो पहले से जानती थी नंदिनी का पति नामर्द है, गीता मामी फुसफुसाती हुई शीला दी के कानों में कह रही थी। उसकी जांघों के बीच मरी हुई बिछौती डालकर उससे कहता था, इसमें जान डाल नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। उधर सास कहती थी, बाजिन मैं अपने बेटे का दूसरा ब्याह रचाऊंगी, मुझे वंश चाहिए। इस दो तरफा रस्साकसी से भाग कर ही वो मायके आई थी और माँ से कहा था कि अब वो हरगिज ससुराल नहीं जाएगी। हिजड़े के साथ रहकर मैं उन्हें बेटा कहाँ से दूँ माँ, बोलो। उस नरक में अब मैं कभी नहीं लौटूंगी, हरगिज नहीं, उसने रो रो कर अपनी माँ से कहा था। लेकिन मेरी जेठानी को तो जानती ही हो, भ्रुकटी तान ली थी, ससुराल नहीं जाएगी तो क्या जीवन भर मायके की रेवड़ी अगोरेगी, भाई भावजों की चाकरी करेगी, माँ बाप की कब्र खोदेगी। अच्छा बुरा जो भी है अब वही तुम्हारा घर है, तुझे जाना ही होगा नंदिनी। दूसरे दिन उसे जबरदस्ती ससुराल भेज दिया गया था। फिर गैस से आग लगने और मरने की खबर के साथ एक सनसनाती खबर यह भी आई थी कि नंदिनी गर्भवती थी। पता नहीं ससुर जेठ किसके साथ मुंह काला किया था उसने। कथा का पोस्टमार्टम करती मोहल्ले की स्त्रियों ने घृणा से मुंह सिकोड़ते हुए एक स्वर से कहा था, छी छी, जवानी की आग भी कहीं इस तरह लगती है देह में। खी 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 खी। फिर वही कोरस हंसी जो गर्म शीशे सी पिघलती विभा के कानों को सुन्न कर गई थी। लेकिन उस दिन भी प्रतिरोध का कोई स्वर उसके मुंह से नहीं निकला था। पथराए होठों पर एक मुर्दा चुप्पी व्याप्त थी, पर मरी हुई नंदिनी के शब्द उसके आसपास जीवित थे। विभा, तुमने साहस दिखाया, राजीव को पा गई, मैं डरपोक निकली, रमण को खो दिया। लेकिन इस बार माँ ने मुझे धक्के देकर घर से निकाला है, मैं अपने आप को किस तरह सहेजूं, कैसे स्थिर करूं। विवाह के बाद रमण से मिलने आज मैं पहली बार जा रही हूं। उस नरक में जीने के लिए मुझे एक बार ये दुस्साहस करना ही होगा। मेरे संकल्प का एक कल्प क्षण जो जीवन से होड़ लेने जा रहा है, तुम उसके लिए दुआ करना। लेकिन मैंने उसके लिए कोई दुआ नहीं की। उसकी अदम्य जिजीविषा का वो चरम क्षण जो नियति के विरुद्ध अपने साहसिक प्रेम का सत्य लेकर समय और समाज के कटघरे में खड़ा हुआ था, उसके पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा, ये जानते हुए भी कि नंदिनी ने कोई पाप नहीं किया। मैं उसके पाप की कथा में शरीक रही। क्यों आखिर क्यों? क्या ऐसी तटस्थता, ऐसी निरपेक्षता औरत होने की नियति से पैदा होता है?
विभा के भीतर एक हुक सी उठी। नंदिनी की दर्दनाक याद विवाह की चेतना को आंधी की तरह झकझोर गई थी। एक दुधमुहे उजास की प्रतीक्षा करती नंदिनी सामाजिक मर्यादा की भेंट चढ़ा दी गई, और एक दुधमुहे उजास की प्रतीक्षा करती आज मैं भी अंधेरे का सफ़र तय कर रही हूँ। इस सफ़र में आज राजीव मेरे साथ नहीं, ना आगे ना पीछे। फिर इस अंधी सुरंग में मैं अपने को क्यों दफन कर रही हूँ? निष्क्रिय चेतना से आक्रांत मेरा व्यक्तित्व इतना निरीह क्यों हो गया है? क्यों नहीं मैं विरोध करती, चीखती, चिल्लाती हूँ? एक संधि रेखा पर अपने वजूद की तलाश करती, क्या मैं तिल तिल कर अपने को होम नहीं कर रही? विवाह के भीतर ऐसे कई सवाल असहमत के धरातल पर फन काढ़ कर उठ खड़े होते। वो राजीव से इनका समाधान चाहती, परंतु वहाँ अटूट नीरवता और निस्संग जड़ता देख उसे अपनी उपेक्षा का बोध भीतर तक हिला देता। फिर वो उससे एक शब्द भी नहीं कह पाती, लेकिन उसका भीतर हाहाकार करता रहता। क्या पिंजरे में बंद तोते की जिंदगी जीने के लिए मैंने तुमसे प्यार किया था राजीव? क्या मैंने पत्नी की एक बासी देह भर होने के लिए तुमसे शादी रचाई थी राजीव? तुम्हारी उपेक्षा और वितृष्णा से पथराई जा रही मेरी कोख की हरितिमा, क्या ये तुम्हारे प्रेम का हिंसक रूप नहीं है राजीव? मैं 2 बेटियों की माँ बनने वाली हूँ। तिवारी खानदान के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई हूँ। कहीं ये तो तुम्हारी तटस्थता और उदासीनता का कारण नहीं? उसके भीतर दर्द की एक तीखी लहर उठती। नहीं, हरगिज़ नहीं। पुरुष सत्ता के पोषक तुम नहीं हो सकते। तुमने मुझे बहुत चाहा है, फिर तुम्हारा प्रेम मेरे लिए आतंक क्यों हो गया राजीव? प्रेम के मोह भंग को स्वीकारना विवाह के लिए बहुत कठिन था, लेकिन अपने को समझाना उसके लिए उससे भी कठिन था। वो एक जटिल मनस्थिति में थी। जिस प्रेम को क्रांति बीज कहकर राजीव सामाजिक ढांचे में परिवर्तन की बातें करता था, वो अग्नि बीज कैसे बुझ गया? और अगर वो सुलग रहा है तो कहाँ है वो आग, वो ताप, वो दाह? वो बेचैन होकर देख रही थी। रूढ़ियों और वर्जनाओं के इतने सारे गढ़ और मठ के भीतर सभी अपने ही जाने पहचाने चेहरे हैं। सब कितने क्रूर और अमानवीय। किससे शिकायत करे, किससे कहे? वो आज कितना कुछ हो रहा है चारों तरफ। नारी मुक्ति आंदोलन, स्त्री विमर्श, अस्तित्व की घोषणा में देह मुक्ति का वितंडावाद, लेकिन ऐसे गढ़ और मठ की एक भी ईंट क्यों नहीं खिसक रही है? विवाह ने प्रेम विवाह करके एक जगह से ईंट खिसकाई भी तो दूसरी जगह उससे ऊंची 4 दीवारियों के भीतर कैद हो गई। इन दीवारों से टकराकर वो न जाने कितनी बार सागर की उत्ताल लहरों से वापस लौटी है, फिर दौड़ी है, फिर लौटी है, और अंततः लहरों के आवर्त में एक भंवर बनकर रह गई है। भंवर के इस वृत्त में उसकी कोख की जुड़वा बेटियां भी गोल गोल घूमती, लहरों के थपेड़े खाती बेदम हो रही हैं। इस भंवर में कौन सुनेगा उनकी गूंगी चीख? किसे दिखाई देगा ये साइलेंट मर्डर? वो उद्भ्रांत सी जोर जोर से चीखती घर की चौखट से टकराकर लहूलुहान हो गई थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पूनम सिंह जी की लिखी हुई कहानी भंवर। आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।